एक तो नेशनल मूवमेंट है ना। नेशनल मूवमेंट हमारा आज का टॉपिक है। नेशनल मूवमेंट में हम देखेंगे जो टाइमिंग इसका दिया गया है नेशनल मूवमेंट का, वो इसका टाइमिंग कौन सा है। तो इसका टाइमिंग है आपका 1885 से लेकर 1905, राइट, 1905 तक ये पहला है। जबकि जो दूसरा चरण होता है वो होता है 1905 से लेकर 1919 का, राइट। और जो तीसरा होता है वो 1919 से लेकर के वो 47 तक होता है, 1947 तक होता है। ये तीन होता है, राइट। ये वाला फेज को हमने डिस्कस किया था। और इसमें है क्या, इसमें मेन रूप से है कांग्रेस का स्थापना, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कांग्रेस। तो भाई कांग्रेस की स्थापना जो होती है, तो कांग्रेस की स्थापना होती है कब, 1850। कांग्रेस से पहले एक और टॉपिक होता है कि कांग्रेस से पहले के जो इंस्टीट्यूशन थे उनके बारे में बात। जैसे हमने देखा था कि जैसे बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन सबसे पहले राजनीतिक संस्था थी भारत के संदर्भ, राइट। तो भारत की सबसे पहले जो राजनीतिक संस्था थी, जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, वो था लैंड होल्डर सोसाइटी, या उसे हम कहते हैं जमींदारी एसोसिएशन। उसकी स्थापना 1838 में हुई थी और उसकी संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। उसके बाद हमने बंगाल में ही एक दूसरी संस्था का नाम देखा था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, राइट। तो ये था कि 1843 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और फिर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851, फिर इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, है ना। उसके बाद कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इतना बंगाल में हुआ था। और फिर बंबई में भी कुछ संस्थाएं हुई थी, जैसे बंबई एसोसिएशन हुआ था, है ना। जिस तरह से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था उसी तरीके से बंबई एसोसिएशन था। इस तरीके से आप देखेंगे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में हुआ था, पूना सार्वजनिक सभा है, बंबई प्रेसिडेंसी है, मद्रास, फिर कुछ था मद्रास महाजन सभा, और कुछ था कि इंडिया से बाहर भी, जैसे लंदन में थे, लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वगैरह बने थे। मतलब कांग्रेस से पहले कुछ संस्थाएं बन चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885, राइट। और ये बंबई में हुआ था, ये तो हमने देखा था, 1885 में हुआ था। और एक हो, है ना, ह्यूम के द्वारा ये स्थापना किया गया था, जिसमें भारत के जितने भी जो मॉडरेट लीडर्स थे वो इसमें शामिल थे। जैसे कि नौरोजी हैं, आपके देखेंगे कि इसमें फिरोज शाह मेहता है, अबुल कलाम आजाद वगैरह सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसमें है, लेकिन इसके जिस समय इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, उसमें वो शामिल नहीं थे क्योंकि वो कलकत्ता में थे। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, ये आपने पढ़ लिया था, हमने ये तो पता है आपको कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको पता है। अब देखना है कि इसके स्थापना के बारे में कुछ विवाद है। कांग्रेस के बारे में क्या विवाद है भाई, तो कुछ लोग कहते हैं कि सेफ्टी बल्ब की तरह इसकी कॉन्सेप्ट दिया गया था। देखिए, सेफ्टी बल्ब कहा गया था इसे। इसका मतलब होता है सुरक्षा कपाट। क्या होता है, सुरक्षा कपाट, ठीक है ना। ये क्यों कहा गया, लाला लाजपत राय ने कहा था, ये कॉन्सेप्ट दिया था। और उसका कहना था कि उनका कहना था लाला लाजपत राय का कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो अंग्रेज लोग जानबूझ के किए हैं एज सेफ्टी बल्ब, ये सुरक्षा का काम करेगा। और भारत के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय लोग, वे उनका आंदोलन शांत हो जाएगा क्योंकि उनकी बात करने के लिए एक मंच प्रदान की जाएगी और ये अंग्रेजों की ये सब। अब यह है कि कहां तक इसका सही है कहना, कहां तक इसका गलत है, वो मेंस का एक टॉपिक हो जाता है। हालांकि इसमें दोनों तरफ हम डिबेट देखते हैं कि लाला लाजपत राय का कहना यह होता है कि भाई अंग्रेज लोग के आपस में उन्होंने अ, पत्र के माध्यम से लोग पत्राचार किए थे कि भारत में बहुत जगहों पे आंदोलन शुरू होने वाला है, और इसीलिए उसने ऐसा कहा था। मतलब कुल मिलाकर के डफरिन, क्योंकि उसमें डफरिन था जो वायसराय था, तो डफरिन पर ही आरोप लगता है
कि डफरिन का ही ऐसा किया हुआ है और उसी का ब्रेन चाइल्ड था, मतलब उसकी मस्तिष्क का उपज था। लेकिन आगे चलकर ये टिकता नहीं है डिबेट, क्योंकि ऐसा कोई लेटर मिला नहीं जो ऐसा कह सके कि किसी ने बताया था उन्हें कि इस तरीके का होने वाला है और आंदोलन कई जगहों पे भारत में होगा। इस तरीके का कोई लेटर न तो कोई ब्रिटिश लाइब्रेरी में न तो कोई भारत के लाइब्रेरी में ऐसा मिला हुआ है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है। तो ये आप समझिए कि सेफ्टी बॉल का कॉन्सेप्ट क्या था, तो ये आप समझ गए उस बात क्या था। तो अब देखिए कि ये जो प्रथम चरण कहा गया है, इसमें कौन, इसमें उदारवादी लोग ही है इसमें, है ना। इसमें उदारवादी लोग हैं। उदारवादी, उदारवादी कौन है? लिबरल लोग हैं, मॉडरेट लोग हैं। ये क्या करते हैं? इनका कहना होता है कि हिंसा में नहीं विश्वास करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन वायलेंस। इनका कहना है कि हम अंग्रेजों से बात करेंगे, अंग्रेजों से बात करेंगे, एक बिल्कुल संवैधानिक तरीके से एक लेटर लिखेंगे, हम लोग का सिग्नेचर होगा, हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और उनके बाद उनको मजबूर करेंगे कि आप हमारे मांग को मानिए। इस तरीके के प्रार्थना प्रतिवेदन के आधार पर इनका काम होता था। पीसफुल ये लोग बात करते थे, है ना। ये लोग हाईली एजुकेटेड लोग थे और ये लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी संवैधानिकता से ये प्रभावित भी रहते थे। ठीक है। अब भाई, तो इस तरीके का ये जो फेज रहेगा पूरा का पूरा, ये फेज क्या है? ये मॉडरेट लोग हावी रहते हैं, उदारवादी लोग हावी रहते हैं और आंदोलन के ये लोग सामान्य जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि सामान्य लोग यानी कि जो कॉमन पीपल हैं भारत के, वो आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको आता नहीं है, सब उनको जानकारी नहीं है। इसीलिए ऐसा इनका मानना होता है। इसीलिए इस दौर में 1885 से 1905 के बीच में जो आंदोलन आपको दिखेगा, वो आंदोलन कुछ विशेष वर्ग के लोगों के तक ही रह जाता है आंदोलन। ठीक है। और सामान्य लोग तक नहीं जा पाता है ये आंदोलन। ये लोग क्या करते थे? ये लोग अपना एक अधिवेशन बुलाते थे, सेशन बुलाते थे, उदारवादी लोग बात करते थे और क्या करते थे कि एक निकालते थे कि हमें करना क्या है, एक प्रस्ताव पेश करते थे और उसे अखबारों में पब्लिश करवाते थे और अपना एक लेटर वगैरह जाकर के सरकार को देते थे कि ये मांगा पूरा कीजिए, है ना। इसके लिए कुछ संस्थाएं भी बनाई गई थी, जैसे 1887 में, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने एक भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, है ना। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी और ये इसका उद्देश्य ब्रिटेन में था कि ब्रिटेन में उन लोगों को हम बताएं कि हमारा क्या मांग है, ताकि अंग्रेज लोगों को भी वहां उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए। इस तरीके से काम हो रहा था। हालांकि कुछ कुछ पॉजिटिव भी हुआ था। जैसे पॉजिटिव में अगर आप देखें तो 1892 में एक भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इनको फायदा भी मिला, लेकिन उतना फायदा इन्हें नहीं मिला। इसलिए इन पर आरोप इन लोग थे, खास करके जो एक्सट्रीम लोग थे वो लोग इन पर आरोप लगाते थे कि इन्हें सफलता नहीं मिल रहा है और ये असफल ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। ये आप समझ के रहिए। एक होता और देखिएगा, ये पूरी तरह से सेकुलर था इस टाइम में। ये पूरी तरह से सेकुलर था। हालांकि सेकुलर तो आगे तक रहता है, लेकिन बीच में कुछ न कुछ इसमें जैसे आप देखें कुछ धार्मिक स्लोगन भी दिया जाता है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें इसमें कौन कौन है। इसमें कुछ कुछ नेता आप दिखेंगे। एक तो जैसे दादा भाई जो नौरोजी हैं, वो नौरोजी का ये है कि इन्होंने, नौरोजी साहब ने क्या किया था कि इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत से अंग्रेज लोग कैसे धन को बाहर ले जा रहे हैं। तो जिसे हम कहते हैं धन का निष्कासन जिसे कहा गया, धन का निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था। इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। जैसे इसमें रनाडे हैं, तो और आप देखेंगे कि गोखले गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जॉर्ज यूले। इन लोगों का, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों का वर्चस्व होता है इस टाइम। राइट। अब तो देखिए, अब देखिए इनका लिमिटेशन भी था। इनका लिमिटेशन क्या था कि ये जो बात करते थे उसे अंग्रेज लोग सीरियस लेते नहीं थे। अंग्रेज लोग सीरियस लेते ही नहीं थे। राइट। दूसरी बात इसमें इनका जो तरीका था आंदोलन करने का, वो नुकसान नहीं पहुंचाता था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बाध्य भी नहीं करता था कोई काम करने का। और सबसे बड़ी समस्या थी कि आम आदमी जो लोकल लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है, वो कांग्रेस से नहीं जुड़ पा रही थी, वो आंदोलन से नहीं जुड़ पा रही थी। यह भी इसकी कमी रही थी और यही कारण थी, इनकी कमियां ही कारण थी कि एक्सट्रीम विचार वाले जो हो गए
तो चरमपंथी विचार वाले जो उग्र विचारधारा वाले लोग वो फिर इसमें आए थे। तो अगला जो फेज आप देखेंगे 1905 से 1919 सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट है, मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण। अब इसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे सेकेंड फेज, राइट, इसको हम कहते हैं द्वितीय चरण। और इसका जो टाइमिंग है वो आपको पता है, अभी हम डिस्कस भी किए थे, 1905 से लेकर के 1919 तक है ये इसका टाइमिंग। अब इसे आप देखेंगे इसमें क्या है। तो अब देखिए कि इससे पहले जो मॉडरेट लोग थे, जो उदारवादी नेता थे, वो क्या कर रहे थे, वो भाई रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रतिवेदन करते थे, लेटर लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे। वो ये सब विश्वास नहीं करेंगे। इनका कहना है कि देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ मिला तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो असफलताएं थी उदारवादियों की, असफलताओं ने, उदारवादियों की क्या बोलते हैं, असफलताओं ने उग्रवादियों को जन्म दिया, फिर अतिवादी ने कही अतिवादियों को जन्म दिया, इनके विचारधारा को जन्म दिया। इसके नेता अगर आप पूछेंगे इसके नेता कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल, तीन आपको इसमें नेता मिलेंगे, है ना। तो लाल बाल पाल की जो तिकड़े मिलेगी आपको यही मिलेगी, लाल बाल और पाल, है ना, राइट। तो लाल से आप क्या समझते हैं, लाला लाजपत राय। और बाल से क्या समझे आप, बाल गंगाधर तिलक। अब पाल से क्या समझे आप, विपिन चंद्र पाल। ये तीनों है ना। एक और इसमें नेता हो जाएंगे जैसे, वो भी एक्सट्रीम थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष भी इसी में शामिल है, ये सब नेता है। अब देखेंगे कि धीरे धीरे लोग उभरने लगे, है ना। क्यों ऐसा हुआ, आप समझ गए कि उनकी असफलताएं थी इसीलिए हुआ। और वो सिर्फ असफलताएं नहीं थी, तो इनका अगर आप कारण ढूंढेंगे, फैक्टर ढूंढेंगे, फैक्टर से अगर ढूंढेंगे कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, अतिवादी जिसे कहा जाता था, अतिवादी एक शब्द उग्रवादी इस्तेमाल किया गया है, आप देखिए ये शब्द है। तो एक क्यों हुआ कि इसका क्या फैक्टर क्या था, क्या कारण था उभरने का। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पहला जो था वो उदारवादियों की असफलता, है ना, उदारवादियों की असफलता, नंबर वन। और दूसरा, दूसरा था ब्रिटिश पॉलिसी, मतलब अंग्रेजों का ब्रिटिश पॉलिसी, मतलब ब्रिटिश नीति, अंग्रेजों की नीति। अंग्रेजों की नीति क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी नीति अपनाई भाई, तो देखिए उन्होंने कुछ ऐसी नीति अपनाई थी जिससे इनमें और क्रोध हो गया। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, आपको पता है इसके द्वारा क्या किया गया, जितनी भी भारतीय भाषाओं के जो अखबार वगैरह थे, पत्र पत्रिकाएं थे, उन्हें कंट्रोल, उन्हें बंद करने का प्रयास किया गया, है ना। अब बंगाल विभाजन भी किया गया, इसके अलावा भी कुछ थे, जैसे इंडियन ऑफिसर सीक्रेट एक्ट। तो इस तरीके से, और खास करके सबसे बड़ा जो कारण हुआ वो हुआ बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन इसमें सबसे बड़ा कारण बना कि लोगों को आपस में तोड़ने का प्रयास किया गया, अंग्रेजों ने किया, हिंदियों और मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता फैलाने के लिए, मतलब कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था। ये लोगों को आराम से समझ में आ रहा था। तो यही सब बैकग्राउंड था कि क्यों जो उग्रवादी जो नेताओं का जो गुट था वो क्यों आगे आ रहा था, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, अतिवादी लोग थे, वो क्यों आ रहे थे। तो उसके पीछे दो कारण, एक उदारवादियों की असफलता, फेलुअर, और दूसरा जो ब्रिटिश का नीति है, ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो है, दोनों कारण है। आपने दोनों इसमें देख लिए। अब देखो, अब देखते हैं कि करते क्या थे ये लोग, क्या इनका था स्टाइल ऑफ रिवोल्यूशन, स्टाइल ऑफ इनका मूवमेंट क्या था, तो वो देख लेते हैं हम लोग। right? कैसे करते थे लोग, है ना, तो इनकी कार्य कैसे करते थे लोग, है ना, ये लोग क्या करते थे, इनका वर्क क्या था, कैसा था नेचर ऑफ वर्क, या कार्य प्रकृति कैसी थी, आप समझ सकते हो क्या होता था।
है ना। इन लोग कहते थे कि सबसे पहले तो इनका बात है कि भाई हमें स्वराज चाहिए, बात खत्म। ये नहीं कि आप हम पे शासन कीजिए और अच्छे तरीके से शासन कीजिए, जो उग्रवादी लोग उदारवादियों का कहना था। इन्हें कहला है कि नहीं भाई स्वराज चाहिए। और स्वराज किसने बोला था, आप याद कीजिए, तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया था। अच्छा, स्वराज का इस्तेमाल पहली बार किसने किया, मैंने आपको बताया था, दादा भाई नौरोजी। दयानंद सरस्वती भी किए थे ना। हाँ, दयानंद सरस्वती ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था, राइट भाई। और ये क्या करते थे, इनका कहना था कि भाई जैसे बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो उसके बाद ये लोग जब आंदोलन शुरू हुआ, तो इनका कहना था कि अंग्रेजों का जो बहिष्कार होगा, जो बैकआउट होगा, वो पूरी तरह से बैकआउट होगा। मतलब बैकआउट जो होगा, जिसे बहिष्कार कहते हैं हम, तो बहिष्कार किन किन चीजों को होगा, तो बहिष्कार सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही नहीं होगा। जैसे उदारवादी का कहना था कि वस्तुओं का ही सिर्फ होगा, लेकिन इनका कहना था कि वस्तुओं के साथ साथ संस्थाओं का भी होगा। जैसे अदालत हो गया, जैसे कॉलेज स्कूल जो है ब्रिटिश, उन सब का बहिष्कार होगा। जबकि उनका क्या कहना था, उदारवादी कहना था कि नहीं, इनकी क्या जरूरत है, संस्थाओं का क्या, सिर्फ वस्तुओं का किया जाए। इस पर बात बन गई, राइट। अब इससे क्या एक बात हो गया, इसी से निकल कर आ गया राष्ट्रीय शिक्षा। ये लोग बोले कि ठीक है, हम तो उनकी संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शिक्षण संस्थाओं का, तो अपना कुछ करना होगा ना। तो राष्ट्रीय शिक्षता पर बल दिया गया, विकास होने लगा इस क्षेत्र में। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो ये क्या करते थे कि ये ऐसा आंदोलन करते थे जिसमें सामान्य जनता लोग भाग लेते थे, या फिर वो आकर्षित होते थे इनके प्रति। जैसे हड़ताल जैसे कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं पूरा धर। तो ये क्या करते थे कि एक जैसे कानून का उल्लंघन करते थे, जो कानून है इनको लगता था कि ये ठीक नहीं है, उसको उल्लंघन करते थे, तो ये लोकप्रिय होते चले गए। और आम जनता को एक तरीके से अट्रैक्ट किए, आकर्षित किए इन्होंने। इसीलिए सामान्य जो जन था, आम जन में लोकप्रिय होते चले गए, लोकप्रिय होते चले गए, यह भी हुआ। अब इसी में आप देखते हैं कि क्या क्या होने लगा। अब इधर आप देखेंगे कि इसी क्रम में जो तिलक हैं, वो तिलक क्या करते हैं कि फेस्टिवल का भी सहारा लेते हैं, और गण दो उत्सव शुरू करते हैं। आपको पता होगा, एक गणपति का उत्सव और एक शिवाजी महोत्सव। एक शिवाजी महोत्सव शुरू करते हैं। मतलब ये सांस्कृतिक रूप से भी ये लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं आंदोलन से। तो ये सब इनका जो काम करने का जो तरीका था, वो यही सब था। अब इसमें कोई ड्रॉबैक भी है, इसमें कुछ कमियां भी हैं, इसमें लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि चलिए इतना सारा चीज कर रहे हैं, सब तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें अनजाने में उसका जो असर हो गया वो थोड़ा नकारात्मक हो गया। जैसे हिंदू धर्म पर बल देना, त्योहार पर बल देना, तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा सांप्रदायिकता में कंट्रीब्यूट कर गया। तो सांप्रदायिकता को बल मिलने में ये सहायक सिद्ध हो गया, राइट। और उसके बाद क्या हुआ आगे चल के, आपको पता है कि उदारवादी और उग्रवादी मतलब चरमपंथी लोग, इन लोगों को बीच में क्या हो गया, यही झगड़ा तनाव बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। और जाकर के 1907 में सूरत के सेशन में बंटवारा हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि यह कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 क्यों हो रहा था, इन्हीं चीज को लेकर हो रहा था कि भाई तुम वस्तु का बहिष्कार करो ना, सभी चीज का बहिष्कार क्यों कर रहे हो। यहाँ के लोग, ये वाले लोग जो बोलते थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ये लोग कहते थे हम क्यों नहीं करें, अभी तो अंग्रेजों का ही है। दूसरा इनका कहना था कि आंदोलन, बंटवारा तो बंगाल का हुआ है, विभाजन तो बंगाल का हुआ था, तो बंगाल का ही तुम बंगाल में ही आंदोलन करो। जबकि इन लोगों का, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इनका कहना था कि नहीं, आंदोलन पूरे भारत में होगा। यही सब था, बहस का मुद्दा था इन लोगों का। और क्या हो गया, ये आगे चलकर बंटवारा। ये आप देखेंगे कि दो तीन चीज आपको मिला, कुछ बेनिफिट्स। ये सारा अगर पॉजिटिव पॉइंट है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, सांप्रदायिकता या फिर विभाजन वगैरह, कमजोर पड़ना आंदोलन। चूंकि विभाजन के बाद फिर आप देखें कि आंदोलन आंदोलन आगे चलकर कमजोर पड़ जाता है, राइट। अब यहीं पे है कायदे से एक
यहाँ पर आता है बंगाल विभाजन का टाइमिंग का, उसमें क्या हुआ कब हुआ, तो 2-3 फैक्ट इससे रिलेटेड है, वो हम नोट कर लेते हैं। तो आई तो बंगाल डिवीजन, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में आप 2-3 चीज देखिएगा। एक तो आप यह देखिए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय भाई गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। एक तो आपको पता है, पहला क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अगर आप बताएंगे कि उस समय जो बंगाल था, उस समय जो बंगाल था, वो बंगाल का डिवीजन, बंगाल किस किस एरिया को कहते थे उस समय, आप देखिएगा। देखिएगा कि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल होते थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल होते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसमें शामिल थे, राइट। और इसमें क्या क्या शामिल था? आज का जो जैसे पूर्वी, जैसे ढाका वगैरह आज कहा जा रहा है, वो सारा क्षेत्र इसी में था। ढाका वगैरह जिस क्षेत्र हम कहते हैं वो सारा इसी में था। अब फिर इसका डिवीजन होने लगा। कैसे कैसे डिवीजन? इसको दो भागों में बांट दिया, है ना। जैसे एक पश्चिमी बंगाल हो गया, एक पूर्वी बंगाल हो गया। तो ये देखिए, अगर आप पश्चिमी बंगाल को आप देखेंगे और एक पूर्वी बंगाल को देखें, राइट। तो जो पश्चिमी बंगाल है, वो पश्चिमी बंगाल था जहां पे हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी, हिंदू बहुल, मतलब हिंदू का ज्यादा पॉपुलेशन था, और यहाँ मुस्लिम का ज्यादा पॉपुलेशन, राइट। तो इसीलिए ऐसा पैमाना ही अपनाया गया कि एक एक जो क्षेत्र हो उसमें ज्यादा एक डिवीजन के लोग हो जाए, ताकि इन लोगों में जो कम्युनिज्म हो, जो सांप्रदायिकता का माहौल हो, ज्यादा से ज्यादा बने। और क्यों बने? तो क्या कमजोर होगा? तो इनमें जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, तो इनमें जो यूनिटी है उसे ब्रेक किया जाए। तो वे ऐसा क्यों किए? तो इन ऑर्डर टू ब्रेक यूनिटी ऑफ इंडियंस, और इनडायरेक्टली इट वाज एन अटैक ऑन नेशनलिज्म। यह राष्ट्रवाद पर अटैक था, प्रहार था। इस तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करें, राइट। अब क्या हुआ? अब इसे बांट दिया गया। अब देखिए, घोषणा वगैरह तो हम बात करेंगे, पर देखिए कैसे कैसे बांटा गया। तो देखिए, तो पूर्वी बंगाल आप देख रहे हैं, पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र जो था, इसमें इसमें असम भी दे दिया गया, असम इसी में था। ढाका वगैरह क्षेत्र इसी में था, चट्टगांव इसी में था, राजशाही इसी में था। ये पूर्वी बंगाल में दिया, राइट। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, तो जैसे पश्चिम बंगाल में एक तो पश्चिम बंगाल का इलाका, ये वाला इलाका, और इसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा, है ना। बिहार और उड़ीसा ये बना दिया गया, इस तरीके से रखा। आप समझ गए क्यों ऐसा किया गया है? ये बिल्कुल किया गया है रिलीजियस बैकग्राउंड ग्राउंड पे। लेकिन उनका कहना था कि नहीं नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन करने में सुविधा नहीं हो, और इसलिए हम छोटा यूनिट बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या। ये लोग घोषणा किए, तो एक फैक्ट आपको 2-3 मिल जाएगा यहाँ से, कि भाई जो अनाउंसमेंट होता है, जो घोषणा होता है, वो घोषणा कब होता है? तो घोषणा होता है 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है। ठीक है। 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है कि बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा, और 16 अक्टूबर 1905 को ये हो गया, मतलब प्रभावित हो गया काम। ठीक है। लागू हो गया, इम्प्लीमेंटेड 16 अक्टूबर को। अब तो आप इतना तो समझ सकते हैं हम लोग कि आखिर तो बंटवारा हुआ किस दिन भाई? तो 16 अक्टूबर को। इसीलिए लोग शोक दिवस मनाए थे। तो किस दिन मनाएंगे शोक दिवस? इसी दिन मनाएंगे।
तो शोक दिवस लोगों ने मनाया 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को लोग उपवास रखे थे। क्या रखे थे? लोग उपवास रखे थे। तो भाई हम एक हैं, एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे थे हिंदू मुस्लिम कि हम लोग एक हैं। वंदे मातरम का गीत गाया गया था इसमें, है ना, वंदे मातरम का गीत गाया गया था। इस तरीके का काम इसमें किया गया था, राइट। अब देखिएगा, अब एक प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो स्वदेशी मूवमेंट था, आंदोलन, उसको अप्रूव किया गया उसको। तो देखिए इसी समय 1905 में ही, 1905 में बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन इसी में अप्रूव किया गया, वह स्वदेशी आंदोलन चलेगा। और वो आंदोलन एक तरीके से बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ये आंदोलन चलने लगा। तो बंगाल विभाजन के बाद बंग भंग जो आंदोलन हुआ वो शुरू हो गया, राइट। अब देखिए कि आंदोलन में हुआ क्या, आगे देखिए। तो बंग भंग आंदोलन आप अगर देखें तो बंग भंग आंदोलन में मेन था स्वदेश पर फोकस, विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी पर बल, इसीलिए इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। और स्वदेशी पर बहिष्कार तो किसका? तो वस्तु, कपड़े जलाए जाते थे, और संस्थान, संस्थान मतलब सारा संस्थान, ये दो चीज पर फोकस किया गया, मेन रूप से यही दो, ठीक है ना। अब इसमें पूरा देश में प्रचार करने लगा। तो प्रचार प्रचार भी तो चाहिए इसका पूरा देश में करने वाले। तो प्रचारक में सबसे जो टॉप ब्रांड थे इनके, वो थे तिलक। इसलिए अंग्रेजों को सबसे अधिक चिढ़ तिलक से। और आपको पता है कि वेलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा था? ये भारतीय असंगति का जनक है तिलक। तिलक इनके टॉप ब्रांड थे प्रचारक। और कौन कौन है? अरविंद घोष है, अरविंद घोष है, और भी कई नेता हैं, जैसे बाल पाल तो तीनों रहेंगे ही रहेंगे, लाला लाजपत राय भी हैं, और पाल भी हैं, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे नेता इसमें शामिल, राइट। और है सैयद हैदर रजा भी एक है, सैयद हैदर रजा, ये भी शामिल, राइट। तो तिलक खास करके कहाँ एक्टिव है? महाराष्ट्र में, और खास करके बम्बई और पूना में, है ना। एक अजीत सिंह है इसमें, राइट, एक अजीत सिंह है, अजीत सिंह पंजाब में, है ना। आप सुब्रमण्यम अय्यर साउथ में, सुब्रमण्यम अय्यर, ये दक्षिण भारत में एक्टिव है। एक और थे पी आनंद चार्लू, टीएम नायक, ये सब उधर है। अब इसमें क्या होगा? तो भाई सरकारी नौकरी में भी जो लोग थे वो भी छोड़ दिए, अपना अपना नौकरी भी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि अब विदेशी नौकरी में है, फिर नौकरी भी छोड़ दिया गया, स्कूल भी बच्चे छोड़ दिए। इन सारे चीजों का बहिष्कार इसमें किया गया था, राइट। अब इसमें देखिए, एक अनुशीलन समिति आप याद रखेंगे इसमें, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति थी। इसे पहली क्रांतिकारी संस्था कहा जाता है, फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली पहली क्रांतिकारी संस्था, ये पहली क्रांतिकारी संस्था है भारत की, याद रखेंगे आप, राइट। तो अब है कि इसकी भाई संस्थापक कौन थे? तो इसकी संस्थापक में आप एक दो नाम लिख लेंगे, एक तो आपको पता ही होगा, बरिंद्र कुमार घोष, है ना, बरिंद्र कुमार घोष। और जो दूसरा नाम इसमें है वो है भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त,
राइट, और एक टी मित्रा, ये सब नाम रहेगा, यही सब थे इसमें। ठीक है, ये समिति, अनुशीलन समिति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीटी के लिए फेवरेट है, आप लोग के बीपीसी के लिए एकदम फेवरेट क्वेश्चन ऐसा रहता है अनुशीलन समिति। तो पहली क्रांतिकारी संस्था है भारत की, इसे आप याद रखें, है ना। इसमें कहा है स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, राइट। ये थे, इसका करना था अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, ये इसके संस्थापक थे। ये क्या करता था, ये करता था कि जो आंदोलन चल रहा है, ये स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, तो उसके प्रति लोगों को तैयार करते थे कि आप सपोर्ट कीजिए इस आंदोलन को। तो यही उद्देश्य था इसका, स्वदेश बांधव समिति। इसका उद्देश्य था सपोर्ट लेना, समर्थन लेना लोगों का, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें टैगोर साहब की भूमिका है, उसने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, राइट, जिसमें लोग सड़क पर जुलूस पे निकल निकल कर उसे खूब गाते थे, है ना। तो टैगोर साहब ने क्या लिखा भाई, अमार सोनार बांग्ला। और किसका ये राष्ट्रीय गीत किसका है, बांग्लादेश का है। तो ये टैगोर साहब ने लिखा था, जिसे प्रदर्शनकारी लोग इसे खूब जोश से इसे गाते चलते थे, है ना। इसमें एक और हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये लोग किए थे, जो उसका बहिष्कार किए तो अपना एजुकेशन सिस्टम लाते, तो एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, कब हुई, 1906 में, है ना। बाकी जैसे चित्रकला वगैरह, आर्ट एंड कल्चर में भी हुआ है इसमें, राइट। और भी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम हुआ है, थोड़ा सा मैं आगे लिखूं, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी काम हुआ है इस दौरान। और उसमें कौन कौन थे, जैसे जगदीश चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा, जगदीश चंद्र बोस, ये काफी कंट्रीब्यूट किए इसमें, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, यह भी साइंस एंड टेक में काफी कंट्रीब्यूट किए हैं। महिलाएं, महिलाएं भी इस आंदोलन में क्या की, पार्टिसिपेट की है। और ये पहली बार था, दिस वाज फर्स्ट टाइम दैट विमेन इज पार्टिसिपेटिंग इन ए मूवमेंट, तो महिलाएं लोग आंदोलन में भाग ले रही हैं, ठीक है। तो महिलाएं और युवा दोनों इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं, भूमिका निभाए हैं, दोनों की भूमिका है। अब इसमें थोड़ा सा इसकी कमियां भी देख लीजिए। इसमें हुआ क्या कि कुछ कुछ जो हिंदू रीति रिवाज संस्कृति को प्रमोट करने के कारण ज्यादातर जो मुस्लिम थे वो इससे दूर हो गए, इस आंदोलन से दूर हो गए। उन्हें लगा कि एक तरीके से रिलीजन पे झुकाव हो रहा है, तो वो लोग इसको दूर हो गए। तो यह एक बड़ी समस्या थी।